अब जो हमारा आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री। ठीक है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाए हैं। इस संसदीय व्यवस्था में दो प्रमुख हैं, एक तो राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जो है ये नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है आपका वास्तविक कार्यकारी प्रमुख है। राष्ट्रपति को डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तब पूछेगा डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं, तो राष्ट्रपति को। डी फैक्टो मतलब फैक्टर कौन है, तो प्रधानमंत्री। वास्तविक कौन है, प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति नाम मात्र का है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, तो इसके लिए इसका कोई निर्वाचन नहीं होता है। याद है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। और एक बात, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए संविधान में कोई निर्वाचन या नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। बस अनुच्छेद 75 में इतना कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देगा। और नियुक्ति कैसे करेगा, तो इस संसदीय परंपरा के अनुसार होती है नियुक्ति। ये जो बात है कि लोकसभा में जिसको बहुमत प्राप्त होगा उस दल के नेता की नियुक्ति करेगा, तो ये बात संसदीय परंपरा में लिखा है, ना कि संविधान में। इसी कारण राष्ट्रपति किसी को भी नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। बस जिसको बहुमत प्राप्त होगा उसी दल के नेता को करेगा। और ये सारा नियुक्ति निर्वाचन के बाद संविधान में नहीं लिखा है, संसदीय परंपरा में लिखा हुआ है। ठीक है। दूसरा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तिगत विवेक का उपयोग। लेकिन अपने एक पता है, राष्ट्रपति को केवल संविधान में तो कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं दिया गया जहाँ पर अपने विवेक के अनुसार काम करे, लेकिन केवल इसी दोनों सिचुएशन में राष्ट्रपति को विवेक वाला शक्ति दिया गया है। बाकी सारा काम मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की परामर्श के अनुसार करता है। एक तो पहला है, अगर लोकसभा में किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो तो राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको नियुक्त कर सकता है। दूसरा, जब प्रधानमंत्री का कोई उत्तराधिकारी नहीं हो तो उसको भी नियुक्त कर सकता है। इस आधार पर चौधरी चरण सिंह को नियुक्त किए थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय यहाँ पर बोला BBI। यहाँ पर 1980 में हाईकोर्ट बोला कि प्रधानमंत्री नियुक्ति से पहले लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने की संवैधानिक आवश्यकता नहीं है। मोस्ट BBI पॉइंट स्टेटमेंट दे के देगा, तो बोलना ये बात सही है। ये जरूरी नहीं है कि पहले आप बहुमत सिद्ध कीजिएगा तभी आप PM बन पाइएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप PM बन भी गए तब आप बहुमत सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री के शपथ, पदावधि और वेतन। तो इस शपथ लेगा दो तरीके का, पद और गोपनीयता की शपथ लेगा। पदावधि याद रखना है, भारत में जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वह निश्चित नहीं होता है, न ही मंत्रियों का। क्यों? क्योंकि ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। कैसे? जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक ये नेता है, मंत्री है, PM है। लेकिन जैसे ही लोकसभा में बहुमत खत्म तो ये भी खत्म। इसी कारण इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। ठीक है। इनका वेतन और भत्ता संसद द्वारा तय। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, कार्यकाल निश्चित नहीं है। प्रधानमंत्री के कार्य व शक्ति मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, तो मंत्रिपरिषद की बैठक का अध्यक्षता करेगा। मंत्रिपरिषद के सारे निर्णय को प्रभावित करता है PM। सभी मंत्रियों को क्या करता है, नियंत्रित करेगा और समन्वय बैठाने का प्रयास करेगा PM। वह पद से त्याग देकर मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। मान लो कि PM ही पद से त्याग दे तो पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसके बाद है
प्रधानमंत्री की कार्य शक्ति मंत्री राष्ट्रपति के संदर्भ में तो बताए हैं कि आर्टिकल 78 में पीछे पढ़ा दिए कि क्या क्या कर्तव्य है। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच कड़ी के रूप में काम करता है पीएम। जो भी मंत्रिपरिषद काम किया है, निर्णय लिया है, उससे अवगत कराता है पीएम राष्ट्रपति को, या राष्ट्रपति कोई जानकारी मांग ले पीएम से तो वो भी उपलब्ध कराएगा। और जो भी मंत्री निर्णय ले लिया है तो उस मंत्री के निर्णय को मंत्रिपरिषद के सामने रखवाएगा पीएम राष्ट्रपति के माध्यम से। जो भी नियुक्ति करता है तो पीएम की मंत्रिमंडल वाली समिति, ये मंत्रिमंडल पीएम के अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल सलाह देगी और राष्ट्रपति नियुक्त कर देगा। ठीक है। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्ति संसद के संबंध में, तो संसद के संबंध में इनकी क्या शक्ति और कार्य है, तो ये निम्न सदन, ये भले ही कोई भी सदस्य का हो मेंबर, लेकिन ये नेता बनेगा हमेशा किसका, लोकसभा का। जो राष्ट्रपति आपको सत्रावसान करते हैं या सत्र को बुलाते हैं, तो इसकी भी सलाह कौन देता है, पीएम उर्फ मंत्रिपरिषद। ठीक है। राष्ट्रपति को किसी भी समय लोकसभा विघटन करने का भी सलाह दे सकता है, लेकिन कब तक, जब तक उस पीएम को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तभी तक उसका सलाह मानेगा, लेकिन अगर बहुमत प्राप्त नहीं है तो सलाह नहीं मान सकता है। संसद के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है पीएम। अब यहाँ पे देखो, प्रधानमंत्री की भूमिका के बारे में बहुत लोग बहुत तरीके का बात बोला है। लॉर्ड मार्ले समानों के बीच प्रथम है। मार्ले बोला जितना भी मंत्री लोग हैं उसमें प्रमुख कौन है, पहला कौन है, तो पीएम है। ये चाप के प्रमुख पत्थर से इसका तुलना किया। विलियम हरकोट क्या बोला कि तारों के बीच चंद्रमा के जैसा है ये। जेनिंग्स क्या बोला, सूर्य के समान है, इसके चारों ओर उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो जेनिंग्स से जैन, जैन से सूरज याद रखें। लॉस्की क्या बोला है कि मंत्रिपरिषद के केंद्र बिंदु है ये, तो कैसे याद रखेंगे, लौट की केंद्र में जा, लौट के केंद्र में जा। मुनरो क्या बोला कि पीएम राज की नाव का कप्तान है, तो हेक्टर मुनरो नाव से आया था, ऐसे याद कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में क्या संबंध है, तो 74 में लिखा था कि सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद होगा उसका अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री। 75 में दिया है कि राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करेगा और पीएम की सलाह पे अन्य मंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है राष्ट्रपति के लिए। फिर यहाँ पे क्रिएटर सरकार, इनके कार्यवाहक सरकार, इसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। अन्य देशों के संविधान में ऐसी व्यवस्था लेकिन होती है, लेकिन भारत के संविधान में ऐसा नहीं है। ये अल्पकाल की अस्थायी सरकार होती है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, अब ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल, प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, असत्य है। इसके पद के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, सही बात है, जबकि राष्ट्रपति बहुमत या गठबंधन वाली पार्टी को नियुक्त करता है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन बोल रहा है कि पीएम का कार्यकाल 5 साल है, यह सुनिश्चित किया गया संविधान में, ये कथन गलत है। कार्यकाल सुनिश्चित नहीं है, जब तक बहुमत रहेगा तभी तक सरकार है, वरना ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के चयन हेतु स्वतंत्र होता, बशर्ते वो संसद के सदस्य होने चाहिए, अन्यथा वो मंत्री नहीं बन सकते, सही बात है, ये भी सही है। बिना सदस्य हुए तुम पीएम बन सकता, सीएम बन सकता, मंत्री बन सकता, लेकिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं, तो दूसरा कथन गलत है। ठीक है, 6 महीना के लिए बन सकता, तो कोई यहाँ पे लिखे नोट, बिना सदस्य हुए मंत्री पीएम बन सकते, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष
नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सदन में मंत्रियों के अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 88 8 मंत्रियों के विशेषाधिकार, अटॉर्नी जनरल के विशेषाधिकार, इन दोनों के विशेषाधिकार से संबंधित है। अच्छा, अब आगे यहाँ पे पीएम वाला, तो देखो कौन कौन पीएम था। पीएम का ट्रिक है, जुलाई में चौधरी का बचपन, जुलाई में चौधरी का बचपन गमन, जुलाई में चौधरी का बचपन गमन। तो जू से क्या हो जाएगा? जवाहरलाल, ल से लाल बहादुर शास्त्री, ई से इंदिरा गांधी, चौ से चौधरी चरण सिंह, ध से इंदिरा गांधी, री से राजीव गांधी, बी से बीपी प्रताप सिंह, सी से चंद्रशेखर, पी से पीवी नरसिम्हा राव, ए से अटल, एन से एच डी देवगौड़ा है, एन से एच डी देवगौड़ा। और गमन में जी से इन कुमार गुजराल, ए से अटल, एम से मनमोहन, फिर ए से अटल, एन से नरेंद्र। तो ये सभी क्या है? भारत के पीएम रहे एक लाइन से। नेहरू जी 1964 तक थे, फिर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी आई, फिर मोरारजी देसाई आया जो 40वां संविधान संशोधन अधिनियम किया, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी आए, विश्वनाथ प्रसाद सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, IG गुजराल, अटल वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। ये सब रहा। तुमसे पूछे कि सबसे लंबे समय तक किस पीएम का कार्यकाल रहा? तो नेहरू का, 1962 तक रहे थे ये। सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा? तो अटल बिहारी वाजपेयी का, 13 दिन तक। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन था? तो गुलजारी लाल नंदा, इन प्रसाद गुजराल नहीं, गुलजारी लाल नंदा। प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आया? नेहरू के खिलाफ आया था 1963 में। 63 में आया था कि कितना में आया था? 63 में आया था, JB कृपलानी के द्वारा। प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव लेकिन पारित कब हो गया था? चौधरी चरण सिंह के समय। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है कि अच्छा ये देखो, श्रीलंका शांति समझौता कब हुआ था? याद कर लो, 1987, राजीव गांधी के समय। 1987 अपने कार्यकाल से एक साल पहले। असम समझौता 1985 राजीव गांधी के समय ही हुआ था। अच्छा, वह पीएम जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है? तो नेहरू के खिलाफ आया था, पास नहीं हुआ। लेकिन VP सिंह, देवगौड़ा और वाजपेयी, इन सभी के खिलाफ आया और पास हो गया। VP सिंह, देवगौड़ा, वाजपेयी। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल किया? सबसे कम यहाँ पे अटल जी का नाम नहीं है, तब क्या सही होगा? चंद्रशेखर। 13 दिन सबसे कम अटल जी, 180 दिन चौधरी चरण सिंह, जो कभी संसद का सदस्य देख ही नहीं, संसद का मुंह नहीं देख पाए, तो चौधरी चरण सिंह के लिए ये स्टेटमेंट्स आता है। और 7 महीने तक के लिए बने थे चंद्रशेखर थे। फिलहाल इन सभी में सबसे कम कार्यकाल किसका है? तो चंद्रशेखर। अब यहाँ पे देखो एक लाइन से, ठीक है? नहीं, ये वाला लिस्ट मत देखो, रुको, एक और लिस्ट हम तुमको दिखाते हैं, बाद में दिखाएंगे, तुम पहले रुको। ये वाला लिस्ट देखो, नेहरू जी पीएम का लिस्ट देखो, ये वाला। नेहरू जी सबसे लंबे समय तक पीएम बने, 3 बार रहे, और ये भारत के पहले पीएम थे। कब तक बने थे? 1964 तक अपने पद पर थे, 47 से 64 तक, 16 साल तक। फिर उसके बाद भारत के पहले कार्यवाहक पीएम बने, या फिर सबसे कम समय तक पीएम रहे, 13 दिन के लिए। लेकिन ये कार्यवाहक पीएम थे, एक्चुअल पीएम नहीं। तो वही है, गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद कौन बना था? लाल बहादुर शास्त्री, 1 साल के लिए लगभग।
64 से 66 के बीच में। फिर गुलजारी लाल नंदा फिर कार्यवाहक पीएम बने, फिर ये 13 ही दिन रह पाए। फिर उसके बाद आता है इंदिरा गांधी के समय, तो 1966 से, और 1966 से कब तक रही थी, 1969 तक रही थी। 1966 से कब तक रही, 1977 तक, 11 साल तक, जब तक केंद्र में 1977 में पहला गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई का ना आ जाए। अब वो 2 साल तक सरकार चला मोरारजी देसाई का। 1979 में सबसे, देखो मोरारजी देसाई के बारे में 2 चीज़ फैक्ट है कि पहले गैर कांग्रेसी पीएम बने ये, ठीक है। और याद रखना है सबसे ज़्यादा उम्र में पीएम बनने वाले भी यही हैं, 81 साल में। और सबसे पहले पद से इस्तीफा देने वाले भी पीएम मोरारजी देसाई हैं। कैसे याद रखेंगे, देसाई जी को देहसास लग गया तो इस्तीफा दे दिए, देसाई जी को देहसास लग गया तो इस्तीफा दे दिए। उसके बाद चरण सिंह। ये कैसे याद होगा कि मोरारजी के बाद चरण सिंह का ही सरकार था 1 साल के लिए, 1979 से 1980 के बीच। इनके बारे में फैक्ट है कि पहले ऐसे सांसद हैं जो कभी संसद का सामना नहीं किया। तो चौधरी चरण सिंह के बारे में, तो इसके बारे में हम ट्रिक लिखे हैं। मुरारी के चरण में नहीं बोलते, मुरारी के चरण में, उसी से ट्रिक याद रखना है कि मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह है। उसके बाद फिर 80 से 84 के बीच में इंदिरा गांधी आती है। 84 में इनका मृत्यु हो जाएगा। फिर 84 से 89 के बीच में राजीव गांधी आएंगे, सबसे युवा प्रधानमंत्री बनते यही। सबसे बूढ़ा में मोरारजी देसाई। असम समझौता होता है इन्हीं के समय 1985 में, और 1987 में श्रीलंका से शांति समझौता होता है इन्हीं के समय। फिर उसके बाद कौन आते हैं, मंडल आयोग 1990 के आसपास का है ना, तो 1989 से 1990 में कौन आएंगे, विश्व प्रताप सिंह। फिर 1990 से 1991 में आएंगे चंद्रशेखर। वीपी सिंह के बारे में ये इम्पोर्टेंट बात है कि पहले ऐसे पीएम थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था, इनको अपना पद छोड़ना पड़ा था। तो राजीव के बाद विश्व का चंदन नरसिम्हा है। राजीव गांधी के बाद का पीएम का याद करने का ट्रिक है, राजीव के बाद विश्व का चंदन नरसिम्हा है। तो विश्व, राजीव गांधी से राजीव गांधी, फिर विश्व से 1 साल के लिए 89 से 90 तक वीपी प्रताप सिंह। फिर चंदन से चंद्रशेखर 90 से 91।